सोचिए एक सम्राट के बारे में जिसकी सिर्फ एक लड़ाई ने न सिर्फ उसका दिल बदल दिया बल्कि एक पूरी की पूरी फिलॉसफी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। आज हम सम्राट अशोक की कहानी को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे उनके एक बदलाव ने बौद्ध धर्म को एक ग्लोबल ताकत बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक दर्शन जो भारत की धरती पर जन्मा, वो आज 50 से भी ज्यादा देशों के लिए एक गाइडिंग लाइट कैसे बन गया? और देखिए, मजे की बात यह है कि इसका जवाब इस दर्शन के संस्थापक के पास नहीं है। नहीं, इसका जवाब है एक क्रूर, एक बेहद रूथलेस विजेता के पास, जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और वो थे सम्राट अशोक। इस पूरे बदलाव की कहानी सिर्फ एक जंग से शुरू होती है, कलिंग। एक युद्ध और एक ऐसा सबक जो इतिहास में अमर हो गया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला 6th सेंचुरी BCE में, लेकिन बौद्ध धर्म का जो असली ग्लोबल विस्तार है वो शुरू हुआ लगभग 300 साल बाद, 260 BCE में, कलिंग युद्ध के ठीक बाद। ये एक बहुत बहुत लंबा गैप है। अब ये कलिंग की लड़ाई कितनी भयानक थी, अंदाजा लगाइए। सिर्फ एक जंग में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। और तबाही यहीं नहीं रुकी। करीब 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया, उन्हें अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया। चारों तरफ सिर्फ खून खराबा था। कहा जाता है कि इस भयानक मंजर को देखकर अशोक ने खुद से एक सवाल पूछा, ये कैसी जीत है? क्या राजा का यही धर्म होता है? ये एक सवाल उनके जीवन का और शायद हमारे इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उसी तबाही की राख से एक नए विचार ने जन्म लिया, अशोक का धम्म, इंसानियत का एक नया कानून। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। अशोक का धम्म कोई रिलीजियस कन्वर्जन का प्रोग्राम नहीं था। मतलब वो जबरदस्ती किसी का धर्म नहीं बदलवा रहे थे। ये तो एक यूनिवर्सल लॉ था जो मोरालिटी, मतलब नैतिक जिम्मेदारी पर आधारित था। और ये सिर्फ एक मॉरल कोड भी नहीं था, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी थी। सोचिए, इतने बड़े, इतने डाइवर्स एम्पायर पर शांति से राज करने का एक जबरदस्त तरीका। और इसके सिद्धांत बहुत ही सरल और यूनिवर्सल। अहिंसा, यानी हिंसा न करना, सभी जीवों का सम्मान करना, माता पिता और बड़ों की सेवा, हमेशा सच बोलना और सहिष्णुता और भाईचारा बनाए रखना। ये वो विचार थे जिनसे कोई भी कहीं भी जुड़ सकता था। तो ठीक है, अशोक के पास ये नया दर्शन तो था, पर उन्होंने इसे फैलाया कैसे? यहीं से शुरू होता है उनका मिशन, विजय। लेकिन तलवार से नहीं, विचारों से। अशोक की पहली स्ट्रैटेजी थी उस जमाने की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। मतलब चट्टानों और बड़े बड़े खंभों पर अपने संदेश खुदवाना। ये सिर्फ संदेश नहीं थे, ये उस दौर के बिलबोर्ड्स थे जिन्हें पूरे साम्राज्य में स्ट्रेटेजिकली लगाया गया था, कंधार से लेकर पूर्वी भारत में धौली तक। इससे हुआ ये कि भाषा या सरहदों की परवाह के बिना एक यूनिफाइड मैसेज हर किसी तक पहुंच गया। लेकिन अशोक सिर्फ संदेश खुदवा कर नहीं रुके। उनकी स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा तो और भी रेवोल्यूशनरी था, कुछ ऐसा जो उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने दुनिया के पहले इंटरनेशनल एम्बेसडर्स भेजे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड थे। और ये कोई हवाई प्लान नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक मिशन था। सबसे पहले उन्होंने धम्मदूत नाम के ऑफिशियल एम्बेसडर्स बनाए। फिर उन्होंने विदेशों में मिशंस भेजे जिन्हें लीड कर रहे थे उनके अपने बच्चे महेंद्र और संघमित्रा। उन्होंने श्रीलंका में बोधि वृक्ष की एक टहनी लगाने जैसे सिंबॉलिक काम भी किए। और इस पूरे मिशन को एक स्टैंडर्ड देने के लिए उन्होंने तीसरी बौद्ध काउंसिल भी बुलाई। नतीजा जबरदस्त। इन मिशनों ने श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म की नींव डाल दी। और इसका असर अफगानिस्तान तक फैला, जो आज भले ही अलग दिखता हो पर कभी बौद्ध धर्म का एक बड़ा सेंटर था। और धीरे धीरे यही विचार चीन और पूरे ईस्ट एशिया तक पहुंच गए। तो अशोक अपने पीछे क्या छोड़ गए? एक ऐसा साम्राज्य जो आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं अशोक का ये अमर साम्राज्य। देखिए, तलवार के दम पर बना साम्राज्य कुछ 100 साल ही टिकता है, क्योंकि वो फोर्स पे आधारित होता है। लेकिन विचारों का साम्राज्य हजारों साल तक जिंदा रहता है, क्योंकि उसकी नींव होती है वैल्यूज। वो इतिहास की किताबों में खो नहीं जाता, बल्कि एक जीती जागती परंपरा बन जाता है। अशोक की विरासत आज भी हमारे चारों ओर है। भारत का जो नेशनल एम्बलम है, अशोक का सिंह स्तंभ, वो उन्हीं की देन है। हमारे तिरंगे के बीच में जो चक्र है, अशोक चक्र, वो भी उसी धम्म चक्र का प्रतीक है। ये सब उसी एक मिशन की स्थायी यादें हैं।
तो अशोक ने साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं, विचारों में होती है। और ये बात हमें आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आज के हमारे कौन से आइडियाज़ हैं, कौन सी सोच है जो आज से 2000 साल बाद भी दुनिया को शेप कर रही होगी।